ओके गाइस, लेट्स बिगिन दिस लेक्चर विद रिगार्ड टू डीडी। ठीक है, टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के अपन है ना थोड़ा बीडीए के बारे में पढ़ेंगे, सेक्शन बीबी 115 बीबीएच के बारे में। ठीक है, तो मोटा मोटी अपने को सेक्शन 115 बीबीएच ही पढ़ना है, बीबीएच के अलावा अपन कुछ भी नहीं पढ़ने वाले इधर। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेंगे लेकिन ऐसा कोई रिलेवेंट होगा नहीं, बीबीएच अपने लिए मैंने यहाँ पर। ओके, तो आ जाओ अपन टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। ओके ठीक है, तो चैप्टर अपना 12 है, मॉड्यूल के हिसाब से सेक्शन चैप्टर नंबर 12, टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। तो ठीक है, इसकी जो मैंने अंडरलाइनिंग कर रखी है वही अपने को देखनी है। इंट्रोडक्शन अपने को नहीं पढ़ना है। ओके, व्हाट इज ई कॉमर्स, ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है। ओके ठीक है, फिर अपन ये देखते हैं, देखो बी टू बी, बी टू सी, बी टू बी, जी टू सी, जी टू बी, सी टू सी। ठीक है, तो अब ये अगर मैं समझाने लग गया तो मतलब लानत है अपने ऊपर, क्योंकि क्या है ना कि ये आप इंटर में पढ़ के आए होंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, ठीक है, हम समझ गए। ठीक है, तो इनको पढ़ने की अपने को ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वगैरह क्या होते हैं ये भी आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर आप पॉज वॉज करके एक बार देख लेना। ठीक है सर, हम समझ गए, वो तो हम देख लेंगे। और कुछ है क्या, तो अपन एक बार साइज एडजस्ट कर लेते हैं पीडीएफ की। ठीक है, इतनी काफ़ी साइज है। फिर देखो कुछ टैक्सेशन इशू रिलेटेड टू डिजिटल इकोनॉमी, किसी डिजिटल इकोनॉमी में कोई टैक्सेशन इश्यूज आते हैं तो वो क्या होते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप याद रख लेना। एज सच इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ने के हिसाब से याद रख लेना। दिस न्यू बिजनेस मॉडल हैव क्रिएटेड न्यू टैक्स चैलेंजेस। ठीक है, ये एक न्यू बिजनेस मॉडल है तो इसकी वजह से एक न्यू टैक्स चैलेंजेस आते हैं। द टिपिकल टैक्सेशन इशू रिलेटिंग टू डिजिटल इकोनॉमिक आर। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमिक में क्या टिपिकल इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो पहला है अपना द डिफिकल्टी इन कैटेगराइजिंग द नेचर ऑफ पेमेंट। ठीक है, हम नेचर ऑफ पेमेंट को कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, डिफिकल्टी आती है। एंड स्टेबलाइजिंग एन एक्सेस और लिंक बिटवीन ट्रांजेक्शन। ठीक है, और ट्रांजेक्शन के बीच में हम लिंक नहीं बिठा पाते, या फिर एक्टिविटी के बीच में लिंक नहीं बिठा पाते। एंड ए टैक्सिंग जुरिडिक्शन। ठीक है, कौन से जुरिडिक्शन में टैक्स लगेगा वो हम पता नहीं कर पाते, तो इस बात की हमको डिफिकल्टी आती है। ओके ठीक है, सेकंड क्या बोला है, ए डिफिकल्टी ऑफ लोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, कौन से लोकेशन पर ट्रांजेक्शन हुआ है, कौन सी एक्टिविटी का ट्रांजेक्शन हुआ है। एंड आइडेंटिफाई द टैक्स पेयर, किस इंसान ने ये ट्रांजेक्शन किया है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते फॉर इनकम टैक्स पर्पज। ठीक है, इनकम टैक्स के लिए। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इशू है डिजिटल इकोनॉमी के। ओके, फिर देखो ओईसीडी रिकमेंडेशन अंडर एक्शन प्लान 1। ठीक है, ओईसीडी रिकमेंडेशन अंडर एक्शन प्लान 1 ऑफ द बीईपीएस प्रोजेक्ट। ओके, तो सर ये ओईसीडी क्या है, बीईपीएस क्या है, तो देखो ओईसीडी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बनी हुई है। जी ट्वेंटी अपने को पता है इंडिया के अंदर चलता है। ठीक है, मतलब 20 कंट्रीज की मीटिंग्स होती है ना, जी ट्वेंटी की मीटिंग्स होती है। ओके, बीईपीएस क्या होता है, बेस्ट इरेजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। ओके, तो जी20 ओईसीडी के अंदर बीईपीएस एक्शन प्लान कमेटी बनी हुई है। ठीक है, उसके अंदर क्या है ना कि एक्शन रिपोर्ट, एक्शन प्लान 1 रिपोर्ट, एक्शन प्लान 1 बना है, उसके अंदर इसके बारे में दे रखा है। इसके बारे में दे रखा है सर, ये इसके बारे में दे रखा है। आप क्या, एक्शन रिपोर्ट 1 एनालाइज द फॉलोइंग 3 ऑप्शंस, नेमली सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहाँ होगा, विथ होल्डिंग टैक्स क्या होगा, और एक इक्विलाइजेशन लेवी। ठीक है, इक्विलाइजेशन लेवी मतलब है ना यार, ठीक है, टैक्स को थोड़ा इक्वल करने की जैसा कुछ है। ठीक है सर, हम समझ गए। अब आगे बताओ, तो देखो टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कैसे क्या होता है। ठीक है, तो टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट से पहले हम ये देखेंगे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है। ठीक है, जिसको अपन वीडीए बोलते हैं, डायरेक्टली बोले अपन तो। ठीक है, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है, तो वो अपन उसका एक बार मीनिंग देख लेते हैं। हालांकि अपने को एज सच एकदम एग्जैक्ट मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है। मीनिंग ऑफ वीडीए सेक्शन 247 ए के अंदर दे रखा है, एनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन है और ए कोड, कोई कोड है और ए नंबर और ए टोकन। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कोड, कोई नंबर और टोकन है जो कि ना तो इंडियन करेंसी है और ना कोई फॉरेन करेंसी है। ठीक है, मतलब ना तो वो रुपीज है, ना डॉलर है, ना येन है। ठीक है, और कुछ याद आ रहा है क्या करेंसी के अंदर। ठीक है, तो अभी तक तो यही आ रहा है, या तो ये तीन बोल देते हैं, ना रुपीज है, ना डॉलर है, ना येन है। ठीक है, तो वो कोई करेंसी नहीं है, कोई कोई और चीज है। ओके ठीक है, कैसे क्या हो रहा है, जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफी मीन्स और अदरवाइज। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू जनरेट हो रहा है बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। ठीक है, क्या मतलब क्रिप्टोग्राफी के थ्रू थ्रू हो रहा है या फिर किसी और चीज के थ्रू हो रहा है। ठीक है, किसी भी नाम से बोल लो। ठीक है, तो चलेगा। प्रोवाइडिंग ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू एक्सचेंज। ठीक है, मतलब डिजिटल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो अपने, और वैल्यू एक्सचेंज कर रहा है विथ और विदाउट कंसिडरेशन, चाहे कंसिडरेशन के साथ करे चाहे विदाउट कंसिडरेशन करे। ओके,
विथ ए प्रोमिस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग इनहेरेंट वैल्यू, ठीक है, मतलब ये प्रोमिस भी कर रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इसके कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। ओके, फंक्शन एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, उसका फंक्शन शायद हो सकता है स्टोर ऑफ वैल्यू और ए यूनिट ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग इट्स यूज्ड इन एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट बट नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है, मतलब सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट स्कीम से ही रिलेटेड नहीं है, कुछ और भी काम कर सकता है। कैन बी ट्रांसफर्ड, स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, मतलब कहीं पे भी ट्रांसफर्ड हो सकता है, स्टोर्ड हो सकता है और या फिर ट्रेड हो सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, तो ये होता है, देखो ये तो होता है वर्चुअल डिजिटल असेट्स में। और क्या होता है, ए नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी जिसको बोलते हैं, और एनी अदर टोकन ऑफ सिमिलर नेचर बाय व्हाट एवर नेम कॉल, ठीक है, तो किसी भी नाम से आप बोल लो, कोई भी नॉन फंजिबल टोकन है या फिर कोई अदर टोकन है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे वर्चुअल डिजिटल असेट्स के अंदर। तो सर कुछ नाम बताओ ना, कुछ ऐसे कोई टोकन्स वगैरह के। तो देखो आपने बिटकॉइन वगैरह तो सुना ही है, ठीक है, बिटकॉइन है, डॉग कॉइन है, और क्या है सर, और देखो एक हॉट वॉलेट के अंदर हम ठीक है वो माइनिंग्स कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो आगे जाके हमको हॉट कॉइन्स मिलेंगे। और ठीक है सर, अभी बीच में कुछ एक बहुत ही तगड़े लेवल पे आया था सर, तगड़े लेवल पे क्या आया था, तो तगड़े लेवल पे आया था एक हेमेस्टर करके, ठीक है, तो हेमेस्टर की माइनिंग बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे हो गई थी, ठीक है, तो कॉइन्स मिले थे बहुत ही बच्चे जैसे। उससे पहले क्या हुआ था, तो उससे पहले एक शायद कोई नोट कॉइन आया था, ठीक है, मतलब नोट कॉइन में मैंने खुद ने पैसे निकाले थे, इसलिए मुझे याद है कि कुछ नोट कॉइन करके आया था, ठीक है, तो और फिर उससे डॉक्स भी था, ठीक है, डॉक्स के भी अपने को कॉइन्स वगैरह मिले थे। तो ऐसे क्या है ना, बहुत सारी चीजें आती जाती रहती है, ठीक है, तो वो वर्चुअल डिजिटल असेट्स ही होती है ना। ओके सर, हम समझ गए, वो वीडीए का ही पार्ट होती है। ओके सर, ठीक है, फिर क्या होता है और क्या आता है वर्चुअल डिजिटल असेट्स के अंदर, तो एनी अदर डिजिटल असेट एस में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नोटिफाई कर दे कि इसको हम डिजिटल असेट बोलेंगे, तो उसको हम डिजिटल असेट बोलेंगे। ओके, फिर क्या होता है, एनी क्रिप्टो असेट बीइंग ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, और कोई भी क्रिप्टो असेट है जिसका क्या है डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू है, दैट रिलाइज ऑन ए क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन लेजर, ठीक है, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और सिमिलर टेक्नोलॉजी, ठीक है, मतलब उस टाइप की कोई सिमिलर टेक्नोलॉजी है टू वैलिडेट एंड सिक्योर ट्रांजेक्शंस वेदर और नॉट सच एसेट इज इंक्लूडेड इन पॉइंट एबीसी और अबव, ठीक है, मतलब वो जो ऊपर कवर नहीं है तो उसको अपन इधर कवर करके उसको वीडीए बोल देंगे। ओके सर, हम समझ गए, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको वीडीए की डेफिनेशन बताई, ठीक है, और मैंने आपको और क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एक्शन प्लान 1 के अंदर क्या 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 बातें बोली गई है, ठीक है, तो एक तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रोसेस होना चाहिए, एक विथहोल्डिंग टैक्स होना चाहिए, एक्विजिशन लेवी होना चाहिए, ठीक है, एक्शन प्लान के अंदर ये बताया। फिर क्या होता है, टैक्सेशन के इश्यू क्या आए थे डिजिटल इकोनॉमी के अंदर, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीजें थी, इनमें से तो कोई क्वेश्चन आना नहीं है अपने पास में, ठीक है, तो सर इनमें से कोई क्वेश्चन आना नहीं तो पढ़ाया क्यों, तो पढ़ाना इसलिए जरूरी था कि ठीक है, जो एक रफ रफ आपके इस दिमाग में आइडिया तो होना चाहिए कि चीजें होती क्या है, ठीक है, तो उस वजह से अपन ने देखा। अब अपन को देखना है सेक्शन 115 बीबीएच, ठीक है, नॉर्मली ये जो सेक्शन होता है, टीचर्स क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं आईएफओएस के साथ में और वहाँ पे पढ़ा देते हैं, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि अब मेरे पास पीडीएफ में यहाँ पे आया है तो मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। तो अपन को इस चैप्टर के अंदर 115 बीबीएच अपना मेन कंसर्न रहेगा, 115 बीबीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ 3 इलस्ट्रेशन है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लास्ट में है, तो अपन वो चारों ही क्वेश्चन कवर कर लेंगे ताकि उसके बाद में अपने पास कोई रह नहीं जाए। ठीक है सर, तो फालतू बकवास मत करो, पढ़ाना स्टार्ट करो। तो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं 115 बीबीएच सेक्शन 115 बीबीएच टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट। ठीक है, जब हम किसी वीडियो को ट्रांसफर करते हैं ना, अब बराबर सुना, ट्रांसफर करते हैं, माइनिंग वाइनिंग का नहीं बोल रहे। अगर मेरे पास में कोई कॉइन पड़ा है, मैं किसी को कॉइन दे रहा हूं, तो उस ट्रांसफर पे टैक्स लगेगा क्या? तो ऑब्वियसली लगेगा। ठीक है, तो द टैक्स रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वीडीए, how much tax rate of transfer of VDA? there is a 30% tax under section 115 BBH। ठीक है, no deduction allowed any expenditure or allowance or except cost of acquisition। देखो मतलब ऐसा है कि when I will transfer, मतलब I will transfer any digital asset to someone, then I am not able to deduct any type of expenditure allowance except a cost of acquisition। It means when I purchase this coin, the cost will be my actual cost, and when I sell this coin, तो only sell minus cost is equals to your profit, no any type of deduction। ठीक है, मतलब सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, धीरे से हिंदी में बोल दो। तो मतलब ये कि मैंने अगर परचेस किया था, तो मान लो मैंने 1 लाख में परचेस किया और मैंने 1,10,000 में बेच दिया, ठीक है,
1,10,000 में बेचा तो बेचने की कॉस्ट मेरी मान लो कि 2,000 रुपये आ गई, ठीक है। तो इस हिसाब से तो मेरा 8,000 का प्रॉफिट दिखना चाहिए, ठीक है। 1,10,000 में बेचा, 1,00,000 का खरीदा था और कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस मेरी 2,000 हो गई थी, तो मेरे को 8,000 का प्रॉफिट होना था। लेकिन 8,000 का प्रॉफिट नहीं मान के हम सीधे 10,000 का ही प्रॉफिट मानेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल सेल में से सीधे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो सीधे प्रॉफिट माना जाएगा। कोई एक्सपेंडिचर्स का अलाउंस नहीं है, कोई डिडक्शंस का अलाउंस नहीं है अपने को। ओके सर, हम समझ गए, ठीक है। तो कोई डिडक्शन हमको अलाउड नहीं होता, ठीक है। नो सेट ऑफ एनी लॉस इज अलाउड टू असेसी फॉर सच इनकम, ठीक है। मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने है ना ठीक है 1,00,000 की कॉस्ट में कोई ठीक है एक बिटकॉइन लिया था। लेट सपोज कर सकते हैं एक बिटकॉइन मैंने 1,00,000 की वैल्यू में लिया, ठीक है। और आज अपन देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट काफी हिला हुआ है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, उसकी वैल्यू मान लो 70,000 हो गई अभी, ठीक है। तो मैंने 1,00,000 का खरीदा, 70,000 हो गया। अब मेरे को डर लग रहा है कि और गिरेगा, तो मैंने क्या किया 70,000 में बेच दिया। तो अब 30,000 का मेरा लॉस हो गया। तो क्या ये 30,000 का लॉस मैं आगे फ्यूचर ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दूं क्या, इस लॉस का कोई डिडक्शन ले लूँ क्या किसी से? तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है सर, हम समझ गए कि फ्यूचर ईयर में आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो देखो ये थर्ड पॉइंट इसी के बारे में बोलता है, सेट ऑफ, ठीक है। सेट ऑफ मतलब किसी और से सेट ऑफ या फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वीडीए असेट नॉट अलाउड, ठीक है। अगर हम वीडीए एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो उसका ना तो कोई सेट ऑफ अलाउड होता है ना कोई कैरी फॉरवर्ड अलाउड होता है। नॉट बी अलाउड ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम कंप्यूटेड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेट, ठीक है। मतलब ऑफ दिस सेट के अंदर मतलब इनकम टैक्स के अंदर किसी भी प्रोविजन के अंदर हम कुछ भी इनकम हो वहां से कोई सेट ऑफ नहीं होगा टू द असेसी, एंड सच लॉस शुड नॉट बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड टू सक्सेडिंग असेसमेंट ईयर, ठीक है। फ्यूचर ईयर्स में आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते इस लॉस को। मतलब सर कैरी फॉरवर्ड की बात क्या क्यों कर रहे हो? मतलब किसी के दिमाग में ऐसा होना कि सर नेक्स्ट ईयर जब हमको वीडीए की इनकम होगी तब हम क्या करेंगे, इसको सेट ऑफ करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, तुम वीडीए की इनकम को वीडीए की इनकम से, वीडीए के लॉस को वीडीए की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओके सर, हम समझ गए। फिर क्या होता है, वर्चुअल डिजिटल असेट नीड नॉट बी कैपिटल असेट, ठीक है। मतलब वर्चुअल डिजिटल असेट है वो कैपिटल असेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247 जो कि कैपिटल गेन में अपन ने पढ़ी थी, वुड अप्लाई टू एनी वर्चुअल डिजिटल असेट, ठीक है। मतलब वो वीडी के ऊपर अप्लाई होती है वेदर इट इज कैपिटल असेट और नॉट, ठीक है। हम देखेंगे क्या है कैपिटल असेट और है या नहीं है, ठीक है। फिर देखेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ रिसिप्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट एज गिफ्ट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 56(2)(10) के हिसाब से, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आपको वर्चुअल डिजिटल असेट मिल रही है गिफ्ट के तौर पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे, तो फिर उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको मान लो विदाउट कंसिडरेशन मिल रही है, ठीक है। मतलब इफ वर्चुअल डिजिटल असेट इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक है। मतलब मैं एक पर्सन हूँ, मेरे को किसी और से वर्चुअल डिजिटल असेट मिली है, ठीक है। ठीक है, मैं एक पर्सन हूँ, मेरे को किसी और से वीडीए मिला है, ठीक है। और वीडीए मिला है और मेरे को जो वीडीए मिला है ना, मान लो किसी को इतना प्यार आ रहा था कि उसने मेरे को है ना 4-5 बिटकॉइन दे दिए, ठीक है। अब 4-5 बिटकॉइन दे दिए मतलब उनकी वैल्यू तो देखो आप 2.5-3 लाख रुपए बन रही होगी। तो 2.5-3 लाख का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्टली, मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा। किसी को प्यार आया तो उसने मेरे को 4-5 बिटकॉइन दे दिए। ओके, ठीक है। 50,000 की वैल्यू अगर मान के चले तो लगभग 2.5 लाख रुपए की मेरे पास वैल्यू आ गई। तो अब उस केस में क्या होगा, ठीक है, मेरे पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है सर, हम समझ गए। अगर मान लो किसी को प्यार तो आया लेकिन ज्यादा नहीं आया, थोड़ा कम प्यार आया, तो उसने क्या किया कि कंसिडरेशन तो लिया लेकिन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लिया, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि देखो मार्केट में 50,000 वैल्यू चल रही है ना, मैं आपसे 25,000 रुपए लूंगा, ठीक है। तो उसने मेरे को अगर 5 बिटकॉइन दिए, यानी कि अगर 25-25 के हिसाब से देखो तो 1,25,000 की मेरी कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। और मार्केट में ये बिटकॉइन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 2,50,000। मतलब मुझे इनडायरेक्टली 1,25,000 का बेनिफिट हो गया, मोर देन 50,000 का बेनिफिट हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर टैक्स लगेगा। ओके सर, हम समझ गए। मतलब ये कि अगर आपको बेनिफिट होता है और बेनिफिट की वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा होती है, बेनिफिट की वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा होती है, तो उस केस में क्या होगा, आप पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है। और अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देता है और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के अंदर भी बेनिफिट की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होगी, तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो सर टैक्स की रेट क्या रहेगी लगने की, तो ऑब्वियसली 30%, ठीक है सर। सर 30% कहाँ देखिए, तो आओ ऊपर आओ, ये देखो, ये देखिए थे अपन ने 30%, है ना, कि 115 बीबीएच के अंदर 30% की रेट से ही टैक्स लगता है, ठीक है। तो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन भी मैंने आपको बता दिया, विदाउट कंसिडरेशन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन क्या लिखा, हाउएवर द एक्सक्लूजन फ्रॉम एप्लीकेटिव 56(2)(10) विल अप्लाई टू गिफ्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वर्चुअल डिजिटल असेट इज रिसीव्ड एज ए गिफ्ट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम इज रिलेटिव, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे को मेरी वाइफ से मिल रहा है, मेरे बेटों से मिल रहा है, तो फिर उस केस में 56(2)(10) मत लगा देना,
ठीक है, 56 टू 10 मत लगा देना और उसमें मेरे ऊपर टैक्स मत लगाना, ठीक है, मतलब ठीक है, रिलेटिव से मिलता है तो अपने को पेमेंट वेमेंट नहीं देना रहता। ओके सर, हम समझ गए। फिर देखो, फिर आता है पिक्चर में टीडीएस, ठीक है, टीडीएस कौन सा सर? सेक्शन 194S, ठीक है, सेक्शन 194S आता है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वीडीए, ठीक है, मतलब जब भी आप वीडियो को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, और पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, टीडीएस ऑन पेमेंट, अगर आप किसी को पेमेंट दे रहे हो तो पेमेंट के केस में आपको क्या करना है, मतलब आप वीडियो खरीद रहे हो, आप पेमेंट दे रहे हो, तब पेमेंट के केस में अब आपको क्या करना है वो देखते हैं। एप्लीकेबिलिटी एंड रेट ऑफ टीडीएस, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 194S बोलता है रिक्वायर्ड एनी पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी रेजिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब क्या है ना कि आपने वीडीए खरीदा, ठीक है, और आप कंसिडरेशन देने वाले हो, तो अगर आप कंसिडरेशन देने वाले हो किसी भी रेजिडेंट पर्सन को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा फॉर ट्रांसफर ऑफ वीडीए। टू डिडक्ट टैक्स, टैक्स कितना काटना पड़ेगा, टीडीएस कितना काटना पड़ेगा, एट द रेट 1% ऑफ सच सम, ठीक है, जितना आप उसको पेमेंट दे रहे हो उसका 1% का आपको टीडीएस काटना है, ठीक है। फिर बात आ जाती है सर टीडीएस काटना कब है, टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ कंसिडरेशन टू द अकाउंट ऑफ द रेसिडेंट, ठीक है, अगर आप जब कंसिडरेशन रेजिडेंट के अकाउंट में डाल रहे हो तब, और द टाइम ऑफ पेमेंट, या फिर जब आप उसको पेमेंट दे रहे हो ऑफ सच सम बाय एनी मोड, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, मतलब आप कोई से भी मोड से, या तो डायरेक्ट पेमेंट दे रहे हो या कैश में दे रहे हो, किसी भी टाइप से दे रहे हो, जो पहले हो जाए उस टाइम पे आपको टीडीएस काट लेना है। ओके सर, हम समझ गए। फिर क्या होता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194S, मतलब सर क्या हमको हमेशा टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? तो हमको हमेशा टीडीएस नहीं काटना है, कुछ केसेस में 194 के टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, एप्लीकेबिलिटी का नहीं होगी इसका मतलब हमको टीडीएस लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो देखो आओ, फर्स्ट वाला क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है, ठीक है, मतलब स्पेसिफाइड पर्सन है, कौन है, कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई एचयूएफ है, उस केस के अंदर क्या होगा कि अगर आपकी टोटल सेल्स एक्सीड नहीं करती है 1 करोड़ को, ठीक है, और अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, अगर आप प्रोफेशन वाले हो, तो प्रोफेशन वाले केस के अंदर अगर आपकी 50 लाख को एक्सीड नहीं करती है टर्नओवर, तो उस केस में क्या हो जाएगी, ठीक है, पहली बात तो ये कि ये टर्नओवर सर कौन से साल का देखेंगे, तो जिस साल में आप वीडियो को ट्रांसफर कर रहे हो उससे जस्ट प्रीवियस ईयर वाला, इमीडिएट प्रीवियस ईयर की आपकी टर्नओवर देखी जाएगी कि पिछले साल में क्या आपकी ग्रॉस रिसिप्ट या फिर टोटल सेल्स या फिर टर्नओवर, अगर बिजनेस का केस था तो क्या 1 करोड़ को एक्सीड करी क्या, और अगर आपका प्रोफेशन का केस था तो क्या 50 लाख को एक्सीड करी क्या, अगर एक्सीड कर गई, ठीक है, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ठीक है वो करना पड़ जाएगा, टीडीएस काटना पड़ जाएगा। ओके, बट अगर आपको ये एक्सीड नहीं कर रही है, बट अगर आपको ये एक्सीड नहीं कर रही है और आपने जो वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर किया है उसकी वैल्यू 50,000 या फिर उससे लेस है, मतलब अप टू 50,000 तक है, तो उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना है, ठीक है। सर थोड़ा समराइज वे में बोलो, थोड़ा इजी वे में बोलो, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, इजी वे में ये बताता हूँ समराइज करके, कि अगर आप बिजनेस कर रहे थे और आपका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है, ओके, ठीक है, और अगर आप बिजनेस कर रहे थे और आपका जो सॉरी आप बिजनेस कर रहे थे तो आपका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करता, ओके, अगर आप प्रोफेशन में थे, ठीक है, आप ऑफिस खोल के बैठे थे और आपका जो टर्नओवर था 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है, ओके, तो उस केस में क्या हो रहा है कि अगर आप जो वीडियो ट्रांसफर कर रहे हो उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर नहीं जा रही है, मतलब अप टू 50,000 है, तब तो आपको टीडीएस काटना नहीं है, अगर 50,000 से ऊपर जाती है तभी आपको टीडीएस काटना है। ओके सर, अगर मान लो हमारा टर्नओवर ज्यादा होता तो फिर तो हम कोई वैल्यू देखते ही नहीं, फिर तो आपको टीडीएस ऑलवेज काटना है। ओके सर, हम समझ गए। फिर क्या लिखा, फिर सेकंड पॉइंट लिखा कि अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है, मतलब ये इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ दो, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मतलब कोई भी केस हो, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, तो अगर वैल्यू उसकी अप टू 10,000 है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे 10,000 से अब हो जाती है उसको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है सर, हम समझ गए। अब आगे बढ़ो। फिर क्या होता है, ड्यू डेट ऑफ रेमिटेंस टू गवर्नमेंट, ठीक है, अब मतलब रेमिटेंस का मतलब यह है कि आपको गवर्नमेंट को कब तक जमा कराना है, ठीक है, रूल 30 अपने को बताता है एंड फर्निश स्टेटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस, ठीक है, और ये आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट कब तक निकालना है 194 के एस के केस में, तो आपको ये 31A और 31 बताता है। ओके, ठीक है, तो गवर्नमेंट को कब तक जमा करवाना है अपने को ये टीडीएस, तो रूल 30 अपने को क्या बताया, टाइम ऑफ पेमेंट टू गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है, कब तक जमा करवाना है, तो अगर स्पेसिफाइड पर्सन है तो 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन, जिस महीने में आप डिडक्ट कर रहे हो उसके 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ
मतलब वो जो मंथ है उसके एंड से 30 डेज के अंदर आपको क्या है ना, ये गवर्नमेंट को टीडीएस जमा करवाना है, ठीक है। एक्सचेंज और एनी अदर पर्सन है तो फिर क्या, इन केस ऑफ टैक्स डिडक्टेड इन मार्च ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, ठीक है। तो अगर आपने टैक्स को डिडक्ट किया मार्च के अंदर तो आपको 30 अप्रैल से पहले जमा करवाना है। और कोई अदर केस है, ठीक है, तो ऑन और बिफोर 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन, ठीक है। मतलब क्या है ना कि आपको 7 दिन के अंदर जमा करवाना है, ठीक है। जिस महीने में आपने काटा उस महीने के एंड से 7 डेज के अंदर आपको टीडीएस जमा करवाना है गवर्नमेंट को। ओके, ठीक है सर, हम समझ गए। फिर 31 क्या बोलता है, फर्निशिंग और स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 200, ठीक है। तो मतलब ये कि अपने को देखो, अपन ने क्या देखा था 31A और 31 के अंदर क्या है, ये टीडीएस के सर्टिफिकेट्स से रिलेटेड है। ओके, तो फॉर्म नंबर क्या है, फॉर्म नंबर 26 क्यू ये बोलता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ ऑफ डिडक्शन। जिस मंथ में आपने डिडक्ट किया है वहाँ से उसके एंड से आपको 30 डेज के अंदर ठीक है सर्टिफिकेट फर्निश करना है। ओके, ठीक है। फॉर्म नंबर 26 क्यू है। फॉर फॉर्म नंबर 26 क्यू क्या बोलता है कि अगर आप कोई क्वार्टर एंड में करते हो तो उस क्वार्टर एंड से आपको 1 मंथ के अंदर करना है, ठीक है। मतलब 30 जून तो 31 जुलाई को, 30 सितंबर तो 31 अक्टूबर को, ठीक है, और 31 दिसंबर तो 31 जनवरी को। लेकिन जब आप 31 मार्च की बात करते हैं तो आपको 2 महीने का रिलैक्सेशन है, मतलब आपको 30 अप्रैल को नहीं करके 31 मई को करना है। ओके सर, हम समझ गए, ठीक है सर। आप आगे बढ़ो। फिर देखो टीडीएस का सर्टिफिकेट 31 के अंदर क्या बोलता है, फॉर्म 16 टू बी फर्निश विद इन 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट इन 26 क्यूई, ठीक है। 26 क्यूई के केस में अपन को 15 दिन के अंदर ही फर्निश करना है। ओके, और फॉर्म 16A टू बी फर्निश विद इन 15 डेज, ये भी 15 डेज के अंदर फर्निश करना है, ठीक है। इन फॉर्म 26 क्यू है, फॉर्म 26 क्यू। ओके, ठीक है सर, हम समझ गए, आगे बढ़ो। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन इलस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो अपन को देखना है इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम देखेंगे। उसके बाद में कोई रामायण अपने को नहीं देखनी है। उसके बाद में हम लोग कुछ नहीं देखना। उसके बाद में अपन सीधे आएंगे टेस्ट योर नॉलेज पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और उसी के साथ अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आओ अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे चलते हैं। ओके, ठीक है, अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे चलते हैं। ओके, तो अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, कंप्यूट द नेट इनकम टैक्स पेबल, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कंप्यूट करना है नेट टैक्स पेबल बाय मिस्टर अभिनव, ठीक है। अभिनव का हमको नेट इनकम टैक्स पेबल हमको कंप्यूट करना है। अभिनव की एज कितनी, 32 ईयर्स। हु हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 26 एंड 27, असेसमेंट ईयर 26 एंड 27 के लिए उसके कुछ इनकम्स अपने को दे रखी है। और देखो लास्ट में अगर आप पढ़ोगे तो मिस्टर अभिनव है एक्सरसाइज ऑप्शन टू शिफ्ट आउट, ठीक है। शिफ्ट आउट मतलब 115 बीएससी से बाहर जा रहा है, यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम, ठीक है, फाइनेंस एक्ट वाली फॉलो कर रहा है। 2.5 लाख वाली, 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, मोर देन 10 लाख, है ना। 0, 5%, 20%, 30%, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी एज 32 ईयर्स है। ओके, ठीक है, तो ये अपने 2.5 लाख वाली स्लैब फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जब अपन ये पॉइंट्स पढ़ेंगे तो देखो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये एक इनकम है, ओके। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विद एसबीआई, ओके, ये भी एक इनकम है, ओके। कंसिडरेशन ऑफ फॉर ट्रांसफर ऑफ वीडीए, ठीक है, मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट इसने ट्रांसफर किया है तो ये हमारी एक इनकम है, ओके। फिर क्या बोलता है, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोई इनकम नहीं होती है, ये तो एक खर्चा है, ओके। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ वीडीए 1000, ठीक है, मतलब जो हमने ट्रांसफर किया तो उसका कुछ खर्चा हुआ है 1000 रुपीज़ का, तो ये भी कोई इनकम नहीं है, खर्चा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा देखोगे तो 4,62,000 प्लस 35,000 प्लस 1,10,000, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। लेकिन जब हम निकालते हैं तो हमको बताया कि वीडीए की इनकम पे एक अलग से टैक्स निकलता है और जो बाकी बची हुई इनकम होती है उस पर एक अलग से टैक्स निकलता है, ओके। तो अगर वीडीए की इनकम को अगर अपन साइड में रखें तो इसकी जो बाकी की इनकम है 1,10,000 प्लस 35,000, तो ये होता है 1,45,000। तो 1,45,000 पर ठीक है कोई टैक्स नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर है, ठीक है। मतलब इन दोनों इनकम को अगर हम देखें तो ये हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर है, 2,50,000 के अंदर है, ठीक है। तो इन पे तो टैक्स लगेगा नहीं, ओके। फिर अपन आ जाएंगे वीडीए की बात करेंगे, ठीक है। तो वीडीए की जब अपन बात करेंगे तो हमने क्या देखा था कि वीडीए की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, सेल में से सीधे कॉस्ट को माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। यानी कि 4,62,000 में से हम सीधे 21,000 को माइनस करेंगे, ओके। 4,62,000 में से हम सीधे 22,000 को माइनस करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, उस पर हम सीधे की सीधे 30% टैक्स रेट लगा देंगे। हम इसमें कोई इफ बट नहीं करेंगे, कोई एक्सपेंसेस का डिडक्शन अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आओ इसका अपन आंसर देखते हैं इन्होंने कैसे दे रखा है, ठीक है। हालांकि अगर अपन जब अपन आंसर कर रहे होते तो अपन इस फॉर्मेट में नहीं करते,
ठीक है, अपन इस फॉर्मेट में नहीं करते, अपन दूसरे फॉर्मेट में करते हैं, अपन टेबल बना के करते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा दे रखा है तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ऐसे में क्या लिखा हुआ है। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बीडीए, ठीक है, मतलब हमको टोटल इनकम बतानी है। टोटल इनकम क्या है, अगर हम बीडीए की इनकम को हटा दें, इस बिलो द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ठीक है, तो ऑब्वियसली बिलो द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख से नीचे है, ओके, ऑफ रुपीज 2,50,000। देयरफॉर टैक्स ऑन इनकम अदर देन फ्रॉम बीडीए इज नील, ठीक है, तो उस इनकम पे तो टैक्स नील निकल जाएगा, मतलब उस पर कोई टैक्स निकलेगा नहीं। इनकम ऑफ रुपीज 4,41,000, ठीक है, यानी कि ये 4,62,000 माइनस 21,000, अब बीडीए की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि 4,62,000 में से 21,000 माइनस कर देंगे तो 4,41,000 आ जाएगा। फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बीडीए वुड बी टैक्सेबल एट द रेट 30%, ठीक है, मतलब इस पर 30% का टैक्स लगेगा। और आपको पता ही है कि हमेशा जब भी हम सारा टैक्स वैक्स लगाने के बाद में लास्ट में कंपलसरी सरचार्ज 4% लगा देते हैं, ठीक है, प्लस सेस, ठीक है, सॉरी सरचार्ज नहीं, सेस होता है ना यार, वो तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, तो मतलब कंपलसरीली 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देते हैं, ओके। तो टैक्स हमारा अमाउंट कितना निकलेगा, तो आप निकालो 4,41,000 लेना, ठीक है, कैलकुलेटर में लिखना 4,41,000, उस पर आप निकालना 30%, ठीक है, तो 1,32,300 आएगा, उसमें प्लस कर देना 4%, ओके, तो 1,32,592 रुपीज़ आएगा, 137,592, ठीक है, तो देखो द टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बीडीए वुड बी 137,592, यानी अब ये जो 137,592 है, ये आपको गवर्नमेंट को पैसा देना है, इनकम टैक्स वालों को पेमेंट देना है, ओके। तो देखो इन्होंने क्या बताया कि ये है ना, इसकी इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितनी होगी, 13.2%, ठीक है, नहीं बताओगे तो भी चलेगा। द एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ बीडीए इज नॉट अलाउड डिडक्शन, ठीक है, मतलब अपन ने ऊपर देखा है कि 115 बीबीएच के अंदर की कोई भी अपने को एक्सपेंसेस का कोई अलावेंस नहीं मिलता है, ठीक है, ठीक है, कोई अलाउंस नहीं मिलता, मतलब कोई अलाउ नहीं होता अपने को एज डिडक्शन। फिर अपन सेक्शन 194 एस पढ़ के आए थे अपन टीडीएस का, तो हम क्या पढ़ के आए थे कि जब भी आप क्या करो, आप वीडीए का कोई पेमेंट करो, अगर आपने खरीदा है और आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको 1% टैक्स काटना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमको ठीक है, नेट इनकम टैक्स पेबल, हमको इनकम टैक्स गवर्नमेंट को कितना जमा करना है। तो देखो आपने क्या देखा 194 एस के अंदर कि जब भी कोई पेमेंट करेगा 1% का क्या कर देगा, टीडीएस काट लेगा, ठीक है, 194 एस के अंदर। मतलब कि क्या, देखो मैंने सेल किए इस बार, है ना, मैं अभिनव हूँ और मैंने सेल किया है कंसिडरेशन 4,62,000 का, ठीक है, मतलब मैंने सेल किए हैं बीडीए, ठीक है, मतलब मान लो बिटकॉइन सेल करने बैठा था, बिटकॉइन मैंने बेचे हैं 4,62,000 के, 4,62,000 के, ठीक है। तो सामने वाला जब 4,62,000 का पेमेंट कर रहा होगा, तब वो क्या करेगा, वो 1% पेमेंट काट के मुझे पेमेंट करेगा, टीडीएस तो वो काटेगा ना सामने वाला, ओके सी, ठीक है सर, तो सामने वाले ने मेरा टीडीएस पहले ही काट लिया होगा। प्रोवाइड द डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन पेमेंट और ट्रांसफर ऑफ बीडीए टू ए रेजिडेंट, ठीक है, एट ए रेट ऑफ 1% ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, जो कंसिडरेशन था उसका 1%, हैंस देयरफॉर वुड हैव डिडक्ट टैक्स ऑफ 4,620 बिंग 1% ऑफ 4,62,000, ठीक है, मतलब 4,62,000 का जब उसने मेरे को पेमेंट किया होगा तो उस पेमेंट में उसने 1% का टीडीएस काट के पेमेंट किया होगा मुझे, ठीक है। तो मतलब मेरे को 4,62,000 पूरा मिला क्या, नहीं, मेरा टीडीएस का अमाउंट कट गया था, ठीक है, 1%, और बाकी का पैसा मुझे मिल गया था, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो मुझे टोटल टैक्स पे करना है ना 1,37,592 रुपीज़ का, उसमें से 4,620 का पेमेंट तो ऑलरेडी किसी और ने कर दिया मेरे बिहाफ पे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि अपन को ऊपर जो इनकम हुई थी, ऊपर अपन को ओपन इनकम कौन सी हुई थी, एक तो फिक्स डिपॉजिट विथ एसबीआई वाली हुई थी और एक सेविंग बैंक अकाउंट वाली हुई थी एसबीआई की, ठीक है। तो जो अपन 194A देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि टैक्स एट द रेट 10%, ठीक है, मतलब टीडीएस आप काटोगे 10% से 194A के अंदर वुड हैव बीन डिडक्टेड बाय एसबीआई फ्रॉम 1,10,000, ठीक है, मतलब 1,10,000 जो आपकी एफडी की इनकम थी उसके ऊपर ही 10% का टीडीएस काट लेंगे 194A के अंदर। तो टीडीएस अंडर सेक्शन 194A 11,000 आपका वहाँ पे कट गया होगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे 11,000 का टीडीएस कट गया होगा, तो देखो यहाँ पे आपको 99,000 रुपीज़ ही गवर्नमेंट ने पे किए होंगे, सॉरी बैंक वालों ने आपको 99,000 रुपीज़ ही पे किए होंगे और आपके 11,000 गवर्नमेंट को जमा करा दिए होंगे, यानी इनकम टैक्स वालों को जमा करा दिए होंगे। तो एक तो इस बैंक वाले ने 11,000 रुपये काट के सीधे टैक्स वालों को जमा करा दिए, एक उस बंदे ने जिससे हमको 4,62,000 लेने थे, उसने 4,620 रुपीज़ गवर्नमेंट इनकम टैक्स वालों को जमा करा दिए, ठीक है। और अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को टोटल टैक्स देना था 1,37,592, तो जब मैं 1,37,592 देने जाऊंगा तो फिर मेरे दिमाग में आएगा कि 11,000 तो वो वाले माइनस कर लेता हूँ और 4,620 वो वाले माइनस कर लेता हूँ जो उससे वीडियो वाले से लेने थे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा,
137,592 में से 11,000 तो TDS अंडर सेक्शन 194A जो मेरा कटा है वो माइनस कर लूंगा, और 4620 वो माइनस कर लूंगा जो कि TDS अंडर सेक्शन 194S कटा है वो वाला माइनस कर लूंगा। तो जो बचा हुआ पेमेंट रहेगा नेट टैक्स पेएबल बाय मिस्टर अभिनव वुड बी 1,21,972 रुपीज। ठीक है, 11,000 और 4,620 रुपये माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वही मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है सर, हम समझ गए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अपन थे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे, कंप्यूट द नेट इनकम टैक्स पेएबल। ठीक है, मतलब इन्होंने खुद ने बोल दिया है कि हमको नेट इनकम टैक्स पेएबल निकालना है, ग्रोस नहीं निकालना है। मतलब क्या है ना कि टैक्स लाइबिलिटी जो निकालनी है उसके अंदर से कोई TDS VDS पहले कट रखा है, कोई एडवांस टैक्स भर रखा है, तो उसको माइनस करके नेट में कितना पेमेंट करना है हमको इनकम टैक्स वालों को वो बताना है। हमें वही कंप्यूट करना है। बाय मिस्टर सिद्धार्थ, सिद्धांत है ना, बाय मिस्टर सिद्धांत, ओके, जिसकी एज है 24 ईयर्स, ओके, हु इज द फॉलोइंग इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 26 एंड 27। ठीक है, इतने सैलरी की इनकम है इसकी 8,40,000। इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट विद एक्सिस बैंक है इसका 12,000। ओके, कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ VDA। ठीक है, VDA ट्रांसफर किया उसकी 50,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ VDA ट्रांसफर कितनी कॉस्ट थी उसकी 5,000। ओके सर, हमें यहाँ तक समझ में आता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नीचे लाइन पढ़ते पहले। मिस्टर सिद्धांत हैज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन, ठीक है, टू शिफ्ट आउट फ्रॉम 115 BAC। मतलब इसने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया है 115 BAC से बाहर जाने के लिए, शिफ्ट आउट करने के लिए ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया है। इसका मतलब ये 115 BAC को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, मतलब कभी खाली डायरेक्ट आप शिफ्ट आउट देख के 115 BAC से इसको बाहर पहुंचा दो, 2.5 लाख की स्लिप लगा दो, तो मतलब आपके तो लग गए। ठीक है, मतलब आपको आता हुआ क्वेश्चन आपका तो लग गया, मतलब गलत हो गया। ठीक है, तो आप है ना इसको लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, वरना क्या है, मतलब ध्यान से पढ़ना इन द सेंस कि 5 सेकंड लगेंगे सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ने में, आपको एनालाइज करने में कि ये बाहर जा रहा है या 115 BAC को फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर तो अपने लग गए। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर का या 10 नंबर का आया तो अपने तो 10 नंबर फ्री पॉकेट में चले गए ना, वो भी आते हुए क्वेश्चन के। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता और चले जाते तो अपने को दुख कम होता, जो क्वेश्चन आता है उसके नंबर चले गए तो फिर अपने को दुख ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है सर, हम समझ गए, फालतू बकचोदी मत करो, सीधे आगे बढ़ाओ। तो देखो, इग्नोर TDS ऑन इनकम अदर देन VDA। ठीक है, अपने को बाकी इनकम पे TDS को इग्नोर करना है, सिर्फ VDA के TDS को ध्यान में रखना है। ओके, मतलब क्या है ना कि सर कोई सेविंग बैंक में कोई TDS VDS कटना था क्या, कोई मतलब नहीं। सैलरी पे कोई TDS कटना था क्या, कोई मतलब नहीं। इन्होंने खुद ने जब बोल दिया इग्नोर करना है तो अपन इग्नोर कर देंगे ना, अपन क्यों TDS के प्रोविजंस को फिर याद में रखें। ओके, लेकिन क्या सर बीच में ये एक लाइन आई है, ठीक है, बीच में एक ये लाइन आई है, ठीक है, तो लाइन आई है तो उसके तो कोई प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूँ ये मिस्टर हर्ष पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर क्या दे रखा है, क्यों दे रखा है, किस लिए दे रखा है। मिस्टर हर्ष इज एम्प्लॉयड विथ ABC लिमिटेड। मिस्टर हर्ष है वो ABC लिमिटेड के अंदर एम्प्लॉयड है, और मंथली सैलरी उसकी कितनी है 50,000 है। इन एडिशन ही हैज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विथ बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके साथ में उसकी इंटरेस्ट की इनकम है बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, मतलब आप जब मिस्टर हर्ष को देखोगे ना, फिर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में तो मिस्टर सिद्धांत है, फिर आप देखोगे मिस्टर सिद्धांत से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्या है मतलब क्यों है, क्यों दे रखा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब फिर आप थोड़ा बहुत देखोगे, फिर आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे इन पॉइंट्स को, तो फिर आपको पता चलेगा कि कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ VDA टू मिस्टर हर्ष। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या है ना कि फिर आप इतना पढ़ोगे ना तो फिर आपका दिमाग पता है कैसे चलेगा। आप पता है क्या सोचोगे कि हमने हर्ष को पैसे ट्रांसफर किए और उससे VDA खरीदा होगा। ठीक है, हाँ, हमारा दिमाग थोड़ा ऐसे चलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, शांति से पढ़ लो, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये है कि 2 मिनट एक्स्ट्रा की वजह से कम मार्क्स तो नहीं जाएंगे अपने। ठीक है, मार्क्स तो नहीं जाएंगे, जितना आता है उतना अच्छे से करें। तो अब अपन ध्यान से पढ़ते हैं वापस से क्वेश्चन को, कि इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड दे रखी है 8,40,000। ओके, नो TDS, इस पे कोई TDS VDS का कोई प्रोविजन अपने को लगाना नहीं था, अपने को इग्नोर करना है। ओके, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विद एक्सिस बैंक। ठीक है, तो इसने एक्सिस बैंक से कोई इंटरेस्ट आया है उसका 12,000 का मिस्टर सिद्धांत को। ओके, फिर जो थर्ड पॉइंट दे रखा है कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ VDA। ठीक है, मतलब कंसिडरेशन मिला है ना, कंसिडरेशन मिला है, VDA को ट्रांसफर किया है। अब देखो इसमें पिक्चर में क्या आया है, मिस्टर हर्ष। तो देखो ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर मैं सिद्धांत हूँ तो मैंने क्या किया, मेरे सामने एक मिस्टर हर्ष है, उस हर्ष से मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ से
बिटकॉइन इसको दिए और इससे पेमेंट लिया, ठीक है। तो मैंने बिटकॉइन दिए तो मैं इससे पेमेंट लूंगा हर्ष से, ठीक है। तो हर्ष मेरे को पेमेंट देगा, तो हर्ष पेमेंट देता है, इस पर 194S लगेगा। 194S के हिसाब से इसको 1% ऑफ द कंसिडरेशन इसको काटना पड़ता है, ठीक है, TDS। तो जब 194S के हिसाब से ये TDS काटेगा तो क्या ये स्पेसिफाइड पर्सन है क्या, इंडिविजुअल या HUF है क्या? तो ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल HUF है। क्या इसका ग्रोस रिसिप्ट 1 करोड़ और 50 लाख, ठीक है, एज द केस में भी, मतलब बिजनेस है तो 1 करोड़ या फिर ठीक है प्रोफेशन है तो 50 लाख को एक्सीड कर रहा है क्या? तो अब इस केस में अपन क्या देखेंगे कि अरे यार ये तो कोई बिजनेस प्रोफेशन तो करता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका एक्सीड नहीं करेगा। और अगर इसका एक्सीड नहीं करेगा तो फिर तो लिमिट होती है हमारे पास। लिमिट क्या होती है कि लेस देन और इक्वल टू 50,000 है, तब तो इसको TDS काटना ही नहीं है। तो आओ अपन क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि हमारा कंसिडरेशन लेस देन और इक्वल टू अप टू 50,000 ही है, तो इसको TDS काटने की जरूरत ही नहीं है ना मिस्टर हर्ष को। तो मिस्टर हर्ष ने TDS की जरूरत नहीं है काटने की, तो मिस्टर हर्ष ने TDS काटा नहीं होगा। तो मिस्टर हर्ष ने TDS काटा नहीं होगा तो इसने गवर्नमेंट को जमा भी नहीं कराया होगा हमारे बिहाफ पे। मतलब क्या है ना कि जितना भी टैक्स अब बनेगा 30% का, वो सारा का सारा टैक्स किसे पे करना है, मुझे ही पे करना है, गवर्नमेंट को। बस सर इतनी सी पिक्चर है ये, ठीक है। तो अब आप इसको और अच्छे से समझा दो। तो देखो अब अपन को क्या आ गया कि हमें ना, ठीक है, कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस कर लेंगे तो हमारा बेनिफिट आ जाएगा 50,000 माइनस 5,000 45,000। 45,000 पे हम 35% लगा देंगे, यानी कि 4500 4500 4500, ठीक है, ऐसा एक हो जाएगा। 4 4 दूनी 8, 4 3 12 13, 13,500 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। उस 13,500 का 13,500 का नहीं, प्रॉफिट तो हमारा 45,000 का आएगा। 13,500 का हमारा टैक्स आ जाएगा, उस पर हम 4% का सेस और लगा देंगे और वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। मतलब मैंने आपको पूरा आंसर यहीं पे बता दिया है, ठीक है। तो सर बोले पूरा आंसर क्या बताया सर आपने, तो अभी ये वाला पार्ट तो बताया नहीं कि 8,40,000 प्लस 12,000 का क्या करेंगे। तो देखो वो 115 BAC फॉलो कर रहा है, तो हमारे पास स्लैब रेट आती है 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, ठीक है। तो जब अपन 8 से 12 लाख वाली स्लैब देखेंगे तो देखो हमारी क्या है ना कि 8,40,000 प्लस 12,000 यानी 8,62,000 की इनकम है, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल रेट वाली, ठीक है। तो हम इस पे ये ठीक है स्लैब लगा देंगे 0 to 4 लाख, 4 to 8 लाख, 8 to 12 लाख वाली, ठीक है। जो भी हमारा टैक्स बनेगा उस पर अपन 87A का रिबेट ले लेंगे, ठीक है। तो 87A का रिबेट ले लेंगे, वो 60,000 मैक्सिमम मिल जाता 12 लाख तक। हमारी इनकम 12 लाख से वैसे ही कम है, तो हमको पूरी इनकम ही एग्जाम्प्ट हो जाएगी अपनी, ठीक है। मतलब इनकम पे, इस वाली इनकम पे तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा हमारा, और इस वाली इनकम पे टैक्स लगेगा 13,500 का, और उस पर 4% और सेस दे देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, नेट इनकम टैक्स पेएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने जो थोड़ा तरीका दे रखा है मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। थोड़ा सा गलत इन द सेंस, क्या गलत तो कुछ है नहीं, है तो ये भी सही, लेकिन क्या है ना समझने में थोड़ा एरर होता है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप है ना VDA की इनकम को अलग से ही शो करना और उसका टैक्स भी अलग से ही शो करना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। पर सर अगर कभी ऐसा वाला केस हो गया तो कि नॉर्मल इनकम से भी हमारा टैक्स बन गया और VDA से भी हमारा टैक्स बन गया, तो ठीक है ना, इसका भी टैक्स बनाना है, इसका भी टैक्स बनाना है, इसमें 4% इसका भी ऐड कर लेना, इसका भी ऐड कर लेना, ठीक है। और लास्ट में जाके ऐड कर देना कि हमारा टोटल इनकम टैक्स पेएबल इतना हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन चलो अपन इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या गणित लगाई है कि टैक्स पेएबल बाय मिस्टर सिद्धार्थ फॉर असेसमेंट ईयर 26 एंड 27 असेसमेंट ईयर के लिए। टोटल इनकम इनकी कितनी है, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ VDA। अगर VDA की इनकम को छोड़ दे तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 8,40,000 प्लस 12,000, ठीक है, यानी कि 8,52,000। ओके, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है इनकम फ्रॉम VDA, मतलब मैं इस इनकम फ्रॉम VDA को हमेशा अलग से ही लेके चलूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जब अगर सॉल्यूशन करता तो मैं ऑब्वियसली इसको साइड में अलग से लिख देता, ताकि क्या है ना कि क्लैरिफिकेशन रहे कि VDA के लिए कौन सी मेरी वर्किंग है और नॉर्मल इनकम के लिए कौन सी वर्किंग है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पे साथ में समझा देने की कोशिश करता हूँ। इनकम फ्रॉम VDA कितनी है, 50,000 का हमको कंसिडरेशन मिला है, 5,000 की हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, ठीक है, और कोई एक्सपेंसेस तो हम डिडक्ट करते नहीं है। तो हमारी टोटल इनकम आ गई है VDA से 45,000। तो हमारी टोटल इनकम दोनों को अगर मिला ले तो हमारी बन रही है 8,97,000। अब इस 8,97,000 में से वही 852 अलग करो, 45 अलग करो। 852 पे तो अपन क्या लगा देंगे, 852 पे तो हम लगा देंगे 115 BAC। 0 से 4 लाख नील टैक्स, 4 से 8 लाख, ठीक है, जो 4 लाख रुपए बनते हैं उस पर 5% टैक्स, और उस 8 लाख से 8,52,000 तक, मतलब 52,000 पे हम लगा देंगे 10% टैक्स 5,200 का। तो हमारा टोटल टैक्स कितना बन जाएगा, 25,200। ओके, ठीक है सर, हमारा 25,200 बन गया। हमको पता है कि रिबेट मिल जाती है अगर अंडर सेक्शन 87 है 12 लाख तक, ठीक है, 12 लाख तक रिबेट मिल जाती है। तो हमको जो नॉर्मल वाली इनकम है उस पर पूरी की पूरी रिबेट मिल जाएगी 25,200 की। ओके सर, तो ठीक है, यहाँ से ये और ये तो हो जाएंगे कैंसिल, इन पे तो कोई टैक्स देना नहीं है।
फिर अपन बात कर लेते हैं वीडीए की, जो 45,000 वाला जो अपना सेकंड पार्ट बनता है, वो सेकंड पार्ट में 45,000 पे हम लगा देंगे 30% के टैक्स रेट। ठीक है, 30% के टैक्स रेट लगाएंगे तो हमारा 13,500 का टैक्स बनेगा। उस 13,500 के जो टैक्स बनेगा, उस 13,500 के टैक्स पे हमको 4% सेस भी देना पड़ता है। ठीक है, तो 4% सेस और हमने ऐड कर लिया, तो हमका नेट इनकम टैक्स पेबल हमारा आ रहा था वो 14,040। ठीक है, मतलब हमको एक टोटल इनकम टैक्स पेबल हमारा आ रहा था 14,040। ठीक है, अगर इसमें तो कोई टीडीएस पेमेंट हो रखा होगा तो हम वो माइनस कर देंगे और फिर हमारा नेट इनकम टैक्स पेबल आएगा। लेकिन हमने देखा था कि ये जो मिस्टर हर्ष था, ये एक स्पेसिफाइड पर्सन है, सिंस डज नॉट हैव इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। ठीक है, एक मिस्टर हर्ष पहले तो बात तो स्पेसिफाइड पर्सन है, एक इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है। दूसरी बात ये कि इसने कोई पीजीबीपी की इनकम ही नहीं है ना, इसकी ना तो कोई पीजीबीपी है और ना कोई प्रोफेशन है। ठीक है, मतलब ये 1 करोड़ या 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये अगर 50,000 से अगर कम का या फिर अप टू 50,000 तक का अगर ट्रांजेक्शन करता है तो इसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो एंड द कंसिडरेशन पेबल आई हिम डज नॉट एक्सीड ₹50,000, अप टू 50,000 ही था। ओके, अकॉर्डिंगली मिस्टर हर्ष नीड नॉट डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194S। 194S के अंदर इसको टीडीएस काटने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो इसने कोई टीडीएस काटा ही नहीं, इसने सारा का सारा पेमेंट दे दिया होगा। ओके सर, इन्हें सारा का सारा पेमेंट दे दिया होगा। तो अपन क्या करेंगे 14,040 और ठीक है, इसमें से नील माइनस कर देंगे तो नेट टैक्स पेबल भी अपना 14,040 हो जाएगा। ओके सर, किसी का दिमाग ऐसे ऐसे चल जाए तो कि सर अगर मान लो कि ये टीडीएस काटता होता, ठीक है, और मान लो अगर इसने 2,500 का टीडीएस काट लिया होता, ठीक है, लेट सपोज 500 रुपये का टीडीएस अगर इसने काट लिया होता है ना, 1% के हिसाब से 500 रुपये का टीडीएस काट लिया होता, तो क्या सर हम कंसिडरेशन में 49,500 लिखते क्या? तो नहीं, हमेशा अपन कंसिडरेशन में ग्रोस अमाउंट ही लिखेंगे। टीडीएस जो इसने काटा होता है वो अपन लास्ट में डिडक्ट करेंगे और जब भी अपन कंपटीशन करेंगे तब अपन ग्रोस अमाउंट ही लिखेंगे, है ना। ऐसे मत करना कि तुम इधर से ही माइनस करते हुए चलो कि भाई टोटल इनकम ही हमको कम हुई है, सामने वाले ने पेमेंट ही कम किया है तो हम काय का टैक्स भरे ने, ऐसे ऐसे करके रोने होने लग जाओ। तो ऐसे ऐसे फालतू रोना होना मत, नहीं तो क्या है ना, लफड़ा पड़ जाएगा। लफड़ा पड़ जाएगा इन द सेंस कि ठीक है, लफड़ा पड़ जाएगा इन द सेंस कि तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ओके सर, हमारा आंसर गलत नहीं करवाएंगे हम। ठीक है, तो हम है ना एकदम बिल्कुल ग्रोस अमाउंट लेके चलेंगे। ओके ठीक है सर, आप आगे बताओ। तो आगे अपन देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 अपन देख ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 अपन देख रहे हैं। तो कंप्यूट द नेट इनकम टैक्स पेबल माय मिस्टर राज। ठीक है, हमको क्या करना है, कंप्यूट करना है नेट इनकम टैक्स पेबल मिस्टर राज का, जिसकी एज है 32 ईयर्स, हु हैज फॉलोइंग इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 26 एंड 27। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे 115 BAC फॉलो कर रहा होगा ये बंदा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, बिजनेस लॉस लिखा है इन्होंने 3,18,000 का, मतलब ये बंदा बिजनेस करता होगा, इसको 3,18,000 का लॉस हो गया है। ओके, फिर क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद HDFC बैंक। HDFC बैंक से इसको फिक्स डिपॉजिट की इनकम हुई है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। ओके ठीक है, कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ BDA। ठीक है, BDA का ट्रांसफर का कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब अगर मैं अगर राज हूँ तो मैंने 6,20,000 का बिटकॉइन बेच दिया, यूँ समझ लो। ठीक है, ठीक है सर, आपने बिटकॉइन बेच दिया 6,20,000 का, और आपको बिटकॉइन को खरीदने की कीमत कितनी थी आपकी, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 20,000 का। ठीक है, मैंने बहुत सालों पहले खरीदा था 20,000 में और 6,20,000 में आज बेच दिया। तो देखो, अगर अपन इसकी बात करें बिजनेस लॉस की, ठीक है, तो जो अपन पीजीबीपी के प्रोविजंस पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से, या फिर सेटअप के अपन ने जो प्रोविजंस पढ़े हैं उनके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, बिजनेस लॉस को अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ये 3,18,000 इस 18,000 के सामने सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अप टू व्हाट एक्सटेंट, अप टू 18,000। ठीक है, जितनी IFOS की इनकम है और ठीक है उतनी तक हो जाएगा। और ठीक है, बिजनेस इनकम, बिजनेस लॉस अगर मान लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अपना 4 लाख होता तो कितना हम सेट ऑफ करते, तो हम पूरा 3,18,000 सेट ऑफ कर देते। ऐसा होता है क्या? तो वो अपन ने सेट ऑफ के प्रोविजंस में देखा होगा अपन ने कितना सेट ऑफ कर सकते थे। तो ठीक है, अपन यहाँ पे अपन बात करते हैं सॉल्यूशन इसका क्या बनता है। एज पर सेक्शन 71, बिजनेस लॉस ऑन द करेंट ईयर, बिजनेस लॉस ऑफ द करेंट ईयर कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ दैट ईयर। ठीक है, अदर सोर्सेज ऑफ दैट ईयर से आप इनकम को सेट ऑफ कर लो, सॉरी लॉस को सेट ऑफ कर लो। Therefore, business loss of 3,18,000 can be set off against interest of ₹18,000 from fixed deposit। ठीक है, मतलब FD की इनकम से आप बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर लो। ओके सर, हमने बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर लिया। फिर अपन आ जाते हैं कि अब 3,18,000 में से ये 18,000 चले गए। ओके, तो 3 लाख का बिजनेस लॉस बच गया। तो अब 3 लाख का जो बिजनेस लॉस है इसको अपन नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। और सेक्शन 115 BBH क्या बोलता है,
बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बीडीए, ठीक है, मतलब बीडीए की इनकम से हम कोई भी बिजनेस लॉस को ठीक है सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये तो अपन को पता ही है। एज पर सेक्शन 15 बी एच बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बीडीए। ओके, देयरफॉर उसकी वजह से बैलेंस बिजनेस लॉस ऑफ ₹3 लाख कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बीडीए, ठीक है, बीडीए की इनकम से हम नहीं निकाल सकते। बीडीए की इनकम कितनी थी, 6,20,000 में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर लेते हैं 20,000, तो 6 लाख की हमारी इनकम, तो 6 लाख में से भी माइनस नहीं हो पाएगा 3 लाख का लॉस। ओके, द सेम हैज बी कैरी फॉरवर्ड फॉर असेसमेंट ईयर 27-28 फॉर द सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम ऑफ दैट ईयर, ठीक है। तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इतनी सिंपल इंग्लिश, मतलब इतनी अच्छी इंग्लिश तो आप खुद भी लिख सकते हो एग्जाम में, है ना। इसके लिए तो मतलब ऐसा है कि एग्जैक्ट आपको याद होना जरूरी भी नहीं है। टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बीडीए वुड बी 1,87,200, ठीक है। 1,87,200 कैसे आया होगा, तो आप निकालना कैलकुलेटर, आप लिखना 6 लाख। ओके, 6 लाख पे आपको पता है 115 बीबीएच के हिसाब से हमारा 30% टैक्स बनता है। ओके, तो 1,80,000 का हमारा टैक्स बना होगा, फिर हम उस पर 4% प्लस कर देंगे 4%, ठीक है, तो 187,200 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोई ये देखेगा ना 13.2% है, तो अब ये 13.2% कहाँ से आया, तो ऐसे दिमाग में लगाना 30% टैक्स रेट है और 4% हमारा सेस है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव रेट बता दी इन्होंने। फिर अपन क्या देखते हैं, सेक्शन 194S जो था, ठीक है, उसके अंदर क्या दे रखा था कि 194S के अंदर प्रोवाइडेड डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बीडीए, ठीक है। मतलब जब भी आप बीडीए का पेमेंट ट्रांसफर करो तो आपको क्या करना है, 194S के अंदर आपको टीडीएस काटना रहता है, ए रेजिडेंट एट ए रेट ऑफ 1% कंसिडरेशन, 1% कंसिडरेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपने को कुछ बोला नहीं है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि 1% टीडीएस कटा होगा। ओके, ठीक है सर, हम मान के चलेंगे। हेंस द ट्रांसफरी वुड हैव डिडक्टेड 6,200, ठीक है, मतलब 6,20,000 का उसने कंसिडरेशन पे किया था, तो वो 1% उसने टीडीएस काटा होगा, यानी 6,200 रुपये का उसने टीडीएस काटा होगा। तो अब हम बोल रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट को पे करना 1,87,200, और हमारे बिहाफ पे सामने वाले ने 6,200 रुपये गवर्नमेंट को पे कर दिए, तो अब हम बाकी के बचे हुए पैसे पे करेंगे ना। तो 187,200 हम बोल रहे हैं हमको देना है, 6,200 सामने वाले ने ऑलरेडी दे दिए हमारे काट के, तो हम बचे हुए पैसे गवर्नमेंट को पे कर देंगे 1,81,000 रुपीज, ठीक है। तो नेट टैक्स पेएबल बाय मिस्टर राज हो जाएगा 1,87,200 माइनस 6,200 इक्वल्स टू 1,81,000। ओके सर, ठीक है, हम समझ गए, ठीक है। तो अब अपन नीचे कुछ पढ़ना है क्या, कुछ भी मत पढ़ना, अब नीचे कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है। ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 3 अपना खत्म था। अब अपन आते हैं नीचे, और नीचे के बाद सीधे अपन आते हैं टेस्ट योर नॉलेज पे, ठीक है। तो टेस्ट योर नॉलेज पे आते हैं, और अब अपन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3, और इसी के साथ में अपना चैप्टर हो जाएगा पूरा का पूरा एंड, ठीक है। मतलब मान के चलेंगे 1 घंटे के अंदर अपना पूरा पूरा एक चैप्टर हो जाएगा, और 15 बीपीएच के सारे कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद मतलब मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ और देखने की जरूरत रहेगी। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है, मतलब जो नीचे डिटेल्स दे रखी है, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर मोहन फॉर सेल एंड परचेस ऑफ बिटकॉइंस एंड एनएफटी मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। मतलब एनएफटी और बिटकॉइंस का इसने सेल परचेस किया है, तो उसके लिए आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है, इसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है। इन्होंने खुद ने बोला टैक्सेबल इनकम निकालनी है, तो अपन देखेंगे कि इसमें टैक्स निकाला है या नहीं निकाला, ठीक है। तो 15 जून की अपन बात करते हैं 2025 की, इसने परचेस किए हैं बिटकॉइन, 5,000 बिटकॉइन बिटकॉइन परचेस किए 50,000 के, ठीक है। तो क्या सर आप एक बिटकॉइन की वैल्यू बता पा रहे हो क्या, कितने होंगे, तो ठीक है ना, एक बिटकॉइन की वैल्यू मेरे हिसाब से 10 रुपये आ रही होगी, ठीक है। मतलब एक बिटकॉइन उसने 10 रुपये में परचेस किया होगा, ठीक है ना यार। मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है, तो उस हिसाब से होगी वैल्यू इतनी कि एक बिटकॉइन 10 रुपये का मिल रहा है, तो हमने 5,000 बिटकॉइन खरीदे 10 रुपये की वैल्यू के, तो एक एक 10 रुपये का था, तो 5,000 50,000 रुपये बन गए। ओके, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 15 जुलाई को 2025 को सेल कर दिया बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन सेल कर दिया हमने, कितने, आधे बिटकॉइन सेल कर दिया, क्योंकि हमको लग रहा है यार और वैल्यू गिर जाएगी, तो हमको थोड़ा सा क्या है ना कि बेनिफिट लगा, तो हमने 25,500 रुपये में बिटकॉइन बेच दिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, 25,500 रुपये में बेचे, ठीक है, और वो बिटकॉइन जिसकी वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये एक बिटकॉइन की थी। अब अपन ने पूरे के सारे तो बेचे नहीं 5,000, हमने बेचे 2500 बिटकॉइन, तो उस 2500 बिटकॉइन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी, 25,000 रुपये, क्योंकि 2500 मल्टीप्लाई 10, 25,000 रुपये। तो अपने को प्रॉफिट कितना हो गया बेचने पर, तो प्रॉफिट हो गया सर हमको 500 रुपीज़ का, क्योंकि 25,500 में से जब हम माइनस करेंगे 25,000,
तो हमको 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट इज फॉर टैक्स पर्पस, ठीक है, तो वी कंसिडर दिस प्रॉफिट इज फॉर टैक्स पर्पस, ठीक है, और इस पर हम 30% का टैक्स लगाएंगे। ठीक है सर, हम समझ गए। फिर क्या बोला है, जुलाई 10 2025 को सेल किए बिटकॉइन, बाकी के बचे हुए 2500, ठीक है, 28,750 में, ठीक है, वैल्यू बढ़ गई, हमने तो 28,750 वैल्यू हो गई, तो हमने क्या किया, 2500 बिटकॉइन जो और पड़े हुए थे 25,000 के, वो भी हमने बेच दिए। ठीक है, तो हम 28,750 में से वापस 25,000 माइनस करेंगे, तो 25 से 26, 27, 28, यानी कि 3,750 रुपीज़ का हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सेल ऑफ बिटकॉइन, ठीक है, मतलब क्या है ना कि जो फर्स्ट टाइम अगर देख रहा होगा वीडियो, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने आ गया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा होगा, तो वो फिर एक चीज़ बोलेगा, सर आपने गलती कर दी। ठीक है सर, तो फिर मैं अपन बोलेंगे सर क्या गलती कर दी आप बताओ, कि सर आपने गलती कर दी, 15,000 का हमारा एक्सपेंस भी तो हुआ है बिटकॉइन को बेचने पे। ठीक है, तो इस एक्सपेंस को माइनस करो, तो मैं बोलूँगा इस 15,000 को किस बेसिस पे माइनस करें, तो वो सामने वाला क्या बोलेगा, सर आप इसको है ना प्रोराटा कर दो। प्रोराटा कर दो मतलब ये कि 15,000 में से 2500 है ना, तो 7,500 ऊपर वाले के लिए, 7,500 नीचे वाले के लिए। ठीक है, तुम अपन बोलेंगे उसको कि इतना मारूंगा तुझे कि तुझे समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि एक्सपेंस का कोई डिडक्शन नहीं होता है 115 BBH के अंदर। ठीक है, तो सामने वाला को समझ में आ जाएगी, अरे यार सर बहुत मारेंगे, तो ठीक है अपन अपन एक्सपेंसेस का याद रखेंगे अब कि 115 BBH के अंदर एक्सपेंसेस का कोई डिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो मैंने बोला है कि यहाँ पे तो अपने को कितना मिल रहा है 500, ठीक है, मतलब बहुत ही बेकार लिखा गया 5, अरे बाप रे। ठीक है, ये हटाते हैं अपन, ये अपन ने हटाया। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में देखो मैं आपको बताता चलता हूँ कि कितना अपने को बेनिफिट होता चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में अपने को बेनिफिट हो रहा है और 500 का। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में हमको बेनिफिट हुआ 500 का। ओके, सेकेंड वाले केस में हमको हुआ 3750 का। ओके, ठीक है, इसका कोई नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, ठीक है, नो ट्रीटमेंट तो हो गया इसका, लेकिन ठीक है, थर्ड वाले का कोई नो ट्रीटमेंट। ओके, ये देखो, देखिए तुम्हारे इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा पास में ले लेते हैं। ठीक है, 3750 आपको दिख गया। फर्स्ट वाले का हमारा था 500 का प्रॉफिट। ठीक है सर, हमको ये भी दिख गया। फर्स्ट वाले केस में हमारा 500 का प्रॉफिट, सेकंड वाले में 3750 का प्रॉफिट, थर्ड वाले केस में कोई नो ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस का। ठीक है सर, हम समझ गए, थर्ड वाले केस में नो ट्रीटमेंट। फिर अपन आते हैं 1 अगस्त को हमने NFT परचेस किया। ठीक है, NFT परचेस किया हमने, कितने किया, 1,50,000 रुपीज़ का NFT परचेस किया, 10,000 NFT। ओके, तो मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो हमारी कॉस्ट क्या पड़ रही होगी, शायद कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट पड़ रही होगी 15 रुपये एक NFT की। ठीक है, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 15 रुपये, 15 रुपये हमारी एक NFT की कॉस्ट पड़ रही होगी। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या हुआ कि हमने 16 अगस्त को जाके 6,000 NFT बेच दिया 89,000 में। ठीक है, तो अब 89,000 तो हमारा सेल कंसिडरेशन होगा, हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 6,000 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, हमारी तो कॉस्ट हो जाएगी 90,000 रुपीज़। ठीक है, तो हमारी 90,000 रुपीज़ की कॉस्ट हो जाएगी, तो इस केस में हमको क्या हो जाएगा कि हमने जो NFT बेचे हैं वो 1,000 लॉस में बेचे हैं। ठीक है, तो आ जाओ अपन यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख देते हैं 1,000, 1,000। ठीक है, ब्रैकेट बना के लिख देते हैं। तो ब्रैकेट बना के हमने लिख दिया 1,000, तो इसका मतलब क्या है कि 1,000 का लॉस हो गया, तो इस लॉस का कोई डिडक्शन विडक्शन मिलेगा क्या अपने को, तो ऑब्वियसली हमको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, अब ये मत पूछना क्यों नहीं मिल रहा सर, ये आपको ऑलरेडी पता है कि कोई लॉस का डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है सर, हम समझ गए। फिर देखो, फिर क्या किया इन्होंने, 4,000 के जो NFT थे, 4,000 के जो NFT, 4,000 जो NFT और पड़े हुए थे 10,000 में से, वो 4,000 और NFT इन्होंने 56,000 में बेच दिए। ठीक है, तो 56,000 में बेचे, तो 4,000 की वैल्यू कितनी हो रही थी, 4,000 की वैल्यू हो रही थी हमारी 60,000 की, 60,000 की हमारी वैल्यू थी, और उन्होंने 56,000 में बेच दिए, यानी कि 4,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके सर, 4,000 का हमारा क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, तो इधर हम 4,000 का लॉस बोल रहे हैं, इधर हम बोल रहे हैं 1,000 का लॉस हो गया। ठीक है, इधर हम बोल रहे हैं 1,000 का लॉस हो गया। ठीक है, ठीक है सर, 1,000 का लॉस हो गया, 4,000 का लॉस हो गया। और फिर वापस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सेल ऑफ NFT, फिर वापस वही बात कि 18,000 का, अगर कोई ये बोल देगा कि सर ये 18,000 को 6,000 और 4,000 के रेशियो में बांट के और फिर माइनस करो ना सर, तो मैं बोलूंगा उसको बहुत मारूंगा भयंकर तरीके से, कि 115 BBH के अंदर कोई एक्सपेंसेस का डिडक्शन अलाउड नहीं होता है।
ठीक है। तो मतलब ये 18,000 का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका अपन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट। ओके ठीक है सर, नो ट्रीटमेंट हो चुका है इनका, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आओ सर आप हमको आंसर बताओ ताकि क्या हमको क्लेरिफाई हो। ठीक है, तो आंसर देखो अपन क्लेरिफिकेशन के लिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेशन इनकम ऑफ मिस्टर मोहन। ठीक है, मतलब हमको टैक्स तो निकालना नहीं है, हमको सिर्फ टैक्सेशन इनकम निकालनी है। ठीक है, तो देखो सेल कंसिडरेशन कितना था, 25,500 रुपीज। ठीक है, और अपन ने कॉस्ट निकाल ली थी, है ना। ठीक है, कॉस्ट निकाल ली थी, कॉस्ट कहाँ से निकाली थी, देखो ये 50,000 में से 50,000 के अपन ने 5,000 खरीदे, तो अपन को 2500 की कॉस्ट निकालनी थी। तो देखो इसको है ना, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकना, 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000 करोगे तो 10 रुपये की वैल्यू आएगी, उसको 2500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी और 5,000 का आपको गेन हो जाएगा। ओके, फिर सर नेक्स्ट जो 2500 बिटकॉइन थे जो 20/7 को बेचे थे अपन ने, तो वही सेल कंसिडरेशन हो जाएगी 28,750। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 10 रुपये के हिसाब से हो जाएगी 25,000, तो 3,750 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि अपने दो प्रॉफिट तो अपने 100% मैच कर रहे होंगे। देखो फर्स्ट प्रॉफिट 500 का, ठीक है, और सेकंड प्रॉफिट 3750 का। ठीक है सर, 3750 का और 500 का हमारा मैच कर गया आंसर, अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर अपन एनएफटी की बात करते हैं। सेल ऑफ 6,000 एनएफटी 16/8/2025 को सेल कंसिडरेशन था हमारा 89,000। ठीक है, हमने कॉस्ट ऑफ परचेस थी हमारी 15 रुपीज़ के हिसाब से 90,000, तो हमारा 1,000 का क्या आया, ये आया लॉस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एनएफटी, ये देखो इसमें लिखा हुआ है नाइदर सेट ऑफ, ये तो सेट ऑफ भी नहीं होगा किसी से। आप ऐसा मत करना कि बिटकॉइन के इनकम से कहीं सेट ऑफ करने बैठ जाओ, वो कहीं सेट ऑफ नहीं होगा। और नोर कैरी फॉरवर्ड, नाइदर सेट ऑफ नोर कैरी फॉरवर्ड, और ना ही इसको अपन को कैरी फॉरवर्ड करना है। पहली बात तो सेट ऑफ नहीं होगा और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। फिर जब अपन बात करेंगे सेल ऑफ 4,000 एनएफटी, ठीक है, तो सेल कंसिडरेशन था हमारा 56,000। ओके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था हमारा ठीक है 15 के हिसाब से जब अपन देखेंगे तो ठीक है 4,000 का हो जाएगा हमारी कॉस्ट, 60,000 रुपये। ठीक है, तो हमारा वापस लॉस आ जाएगा 4,000 का। ठीक है, तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो मोटा मोटी जब अपन देखेंगे तो 4,750 प्लस 500 हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनकम कहाँ से आई होगी, 500 प्लस 3,750, इसको तो अपन नील कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो 3,750 700 800 900 1000 1100 12, हाँ 4,250 बराबर है। ठीक है, बराबर है, ये अपनी टोटल इनकम हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम ये हो जाएगी। ठीक है, इस पे टैक्स अपन निकाल सकते हैं 30% की रेट से। ठीक है, और फिर क्या होगा कि फिर कुछ नहीं दे रखा होगा तो फिर अपन मान के चलेंगे कि सेल कंसिडरेशन में से वही कि सामने वाले ने 1% काट दिया होगा, तो 1% काट दिया होगा, तो फिर अपन नेट टैक्स अगर कंपटीशन बोला होता तो अपन वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं बोलूंगा कि आपका पूरा 115 बीबीएच मैंने कंप्लीट करवा दिया विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इलस्ट्रेशंस एंड विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड टेस्ट योर नॉलेज वाला एक क्वेश्चन था बिटकॉइन वाला। ठीक है, तो अब आपके पास में कुछ भी नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, मेरी तरफ से एंड है। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक वाइक मार देना, अच्छी लगे तो, नहीं समझ में आई तो डिसलाइक मार देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्राइब कर देना चैनल पे, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ओके ठीक है, तो अपना खत्म करते हैं अपन ये वाली वीडियो। अपन मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो टीडीएस से लेकर टीडीएस, ठीक है, टैक्स डिडक्शन एंड सॉर्ट, टीटीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वगैरह वगैरह जो भी होगा सब देख लेंगे।